हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। और आज होने वाला है भाई साहब बड़ा शानदार क्लास। आज हम पढ़ेंगे IBACIO जीएस एंड करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3। भाई आप जानते हैं कि हर ट्यूसडे को रात 9 बजे मैं आपको IBACIO का एक प्रैक्टिस सेट कराता हूं और हर थर्सडे को रात 9 बजे मैं आपको IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का एक प्रैक्टिस सेट कराता हूं। मैंने आपसे वादा किया है टोटल 10 सेट कराऊंगा, आज सेट नंबर 3 है। और जीएस और करंट अफेयर्स के मिलाकर आप जानते हैं 100 में से 40 क्वेश्चन अकेले आते हैं, 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स और 20 जीएस प्लस करंट अफेयर्स। टारगेट ये है कि 30 प्लस नंबर लाना है भैया आज, ठीक है, क्योंकि आईबी में सिलेक्शन तो पाना है और आपको, और दूसरी चीज है आईबी में बहुत बम्पर वैकेंसीज भी हैं भाई साहब। 8,500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं अगर आईबी एसीआईओ सिक्योरिटी असिस्टेंट को मिला दें। उम्मीद करते हैं फॉर्म अब आपने भर दिए होंगे, अब बस अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। मात्र 99 रुपए से आपकी एग्जाम की तैयारी यहां पर शुरू होती है। और अगर आपको लगता है कि अभी आईबी एसीआईओ और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी में कुछ रह गया है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में। बहुत ही शानदार बैच है। यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन है आपकी आईबी एसीआईओ और आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट की। रिकॉर्डेड बैच है, पूरा बैच एक साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। इस बैच में डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं जो 20 मार्क्स की आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं दीपेंद्र सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं जो 20 नंबर का है। प्रशांत सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं जो 20 नंबर का है। समीर सर, अंकित सर, दीपेंद्र, अभिषेक सर और मैं, हम चारों मिलकर के आपको जनरल स्टडीज पढ़ाने वाले हैं जो कि 40 नंबर की है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लगता है नहीं सर हमें तो बस अब प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस भी आप करिए। 10 मॉक टेस्ट की सीरीज आपके लिए निकाली है मात्र 199 रुपए में। जाइए और मॉक टेस्ट खरीदिए, ठीक है। आप डिजिटल बेंचेस की ऐप को डाउनलोड करिए, डिजिटल बेंचेस की वेबसाइट विजिट करिए, जहां कोई जरूरत पड़े तो 7800099699 पर कॉल व्हाट्सएप करें। सब चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 40 क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया वाले होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ प्लासी was a decisive victory for the British East India Company. Mir Jafar, the commander of Sirajuddaulah's army, betrayed him during the battle. भाई देखो, बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बात तो बिल्कुल सही है भाई। बैटल ऑफ प्लासी जो है डिसाइसिव विक्ट्री तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मीर जाफर द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी बिट्रेड हिम ड्यूरिंग द बैटल, ये भी बिल्कुल सही है। ये डिसाइसिव इसलिए ना होती अगर मीर जाफर ऐसा ना करता। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मीर जाफर बिट्रेड डायरेक्टली इनेबल्ड द ब्रिटिश फैक्ट्री, ठीक है। तो अगर मीर जाफर ऐसा ना करता तो अंग्रेज नहीं जीत सकते थे। तो दोनों कनेक्शन एक दूसरे से थे, ए और आर दोनों सही थे और उसका एक्सप्लेनेशन भी था। दूसरा देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्वराज इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। निम्नलिखित में किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? महात्मा गांधी, दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बेटा ये सबसे ज्यादा इस चीज को पॉपुलराइज किया बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन सबसे पहली बार स्वराज की बात बाल गंगाधर तिलक साहब ने नहीं की थी। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब हमारा देश है, हम शासन करेंगे। स्वराज शब्द का जिक्र सबसे पहली बार 1906 में किया गया था।
1906 में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का जिक्र किया गया था कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जहां पर अध्यक्ष थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। लेकिन इसे पॉपुलराइज किया था किसने? हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद। अब आप कोई पूछे आपसे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, 99% लोग कहेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह साहब ने दिया था। नहीं, सरदार भगत सिंह साहब ने इंकलाब जिंदाबाद को पॉपुलराइज किया था। इंकलाब जिंदाबाद सबसे पहला नारा दिया था हसरत मोहानी साहब ने। ठीक है, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है ना कि वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म, तो पहली बार जो शब्द इस्तेमाल किया दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस था वहां पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1913 इन विच सिटी? गदर पार्टी 1913 में की गई, आपको मालूम है ना? हाँ जी, लाला हरदयाल जैसे लोग, ये ऐसे लोग थे जो विदेशों में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चला रहे थे। कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो भारत से अलावा विदेशों में भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें लाला हरदयाल जैसे लोग शामिल थे, सोहम सिंह भकाना जैसे लोग शामिल हुआ करते थे। और ये गदर पार्टी जो है 1913 में शुरू हुई थी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। हाँ जी, यूएसए में, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, The Vernacular Press Act 1878 was passed during the tenure of Vernacular Press Act किसकी कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? भाई अंग्रेज जो थे ना वो बड़े डरते थे, भारत में न्यूज़पेपर्स थे और न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ खूब आग उगल रहे थे, तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया। इन्होंने कहा कि भैया आप जो हैं प्रेस में कुछ भी नहीं छाप सकते हमारी मर्जी के बिना। तो अंग्रेज मतलब जो है डेमोक्रेसी पर रोक लगा रहे थे और उनका कहना था जो भी छपेगा हमसे परमिशन लेके छपेगा। तो कौन से ये वाइसरॉय हैं जिनके समय में हुआ? अब लॉर्ड डलहाउस, ये तो 1878 में, लॉर्ड डलहाउजी तो 1848 से 1856 में थे, तो ये तो होंगे नहीं। कर्जन जो है वो 1899 से 1905 में था, तो ये भी नहीं होंगे। रिपॉन 1880 से 1884 में था, तो ये भी नहीं होंगे। 1876 से 1880 के बीच में था लिटन, राइट आंसर बी है। हाँ जी, लिटन इज द राइट आंसर, बी। इसी ने किया था, लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं और लॉर्ड रिपन ने इसे वापस खत्म कर दिया था, रिपील कर दिया था। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द मनी बिल इंडिया? भारत में मनी बिल, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, बहुत अच्छी बात है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाइज वेदर द बिल इज अ मनी बिल, लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं। देखो बेटा, मनी बिल जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में है, पहली चीज, मनी बिल को अगर संसद में पेश करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी है। आप मनी बिल को जब पेश करते हो तो सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा को 14 दिन दिए जाएंगे। अगर राज्यसभा ने 14 दिन में जवाब दे दिया तो ठीक मान लिया जाएगा जवाब हाँ है। अगर राज्यसभा ने बात कहा कि इसमें चेंज करो तो भी लोकसभा की मर्जी है कि वो चेंज करे या मनने से मना कर दे। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो एक स्टैंप लगाते हैं यस कि दिस बिल इज अ मनी बिल। जब तक वो नहीं कहेंगे कोई भी बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसके अंदर मनी, फाइनेंस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, इन सब का जिक्र होता है। लेकिन अगर लोकसभा का स्पीकर उसे मनी बिल घोषित नहीं करता है तो वो बिल फाइनेंस बिल हो जाता है। अगर रीजनिंग की भाषा में बात करें तो ऑल द फाइनेंस बिल आर, ऑल द मनी बिल आर फाइनेंस बिल। सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, बट ऑल द फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। बात समझ में आ रही है? तो सारे जो फाइनेंस बिल हैं वो मनी बिल नहीं होंगे, लेकिन सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होंगे, ये गारंटी है। ठीक है, सो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 2 का 3। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि हमारे देश में जो कानून पास होते हैं
उसको जो है न्यायालय रिव्यू कर सकता है, और अगर न्यायालय ने पाया कि कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस पर रोक लगाने का भी अधिकार है। ठीक है, हाँ जी। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने जो है बच्चों वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से हमने इसे बोरो किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसे बोरो किया गया है। द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, इट इज अ परमानेंट हाउस एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। देखिए, हमारे देश में सेंटर में दो हाउसेस होते हैं, केंद्र में दो हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा, लोअर हाउस जो है लोकसभा। लोकसभा जो होता है वो टेम्परेरी हाउस होता है, राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, तो राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड आपको मालूम है क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। इट इज अ परमानेंट हाउस एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित पर विचार करें। इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। इट क्रिएटेड अ यूनिफॉर्म 3 tier पंचायत राज इन ऑल स्टेट, इसने सभी राज्यों में पंचायत राज्य की समान 3 स्तरीय प्रणाली बनाई। इट रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, इसने महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला, बिल्कुल सही है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये भी सही है। लेकिन हर राज्य में 3 स्तरीय होगा, ये गलत है। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में 4 tier है। ठीक है, तो राइट आंसर 1 and 3 इसमें सही है, बाकी गलत है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 and 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द रोरिंग 40s, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है? देखिए, होता क्या है कि हवाएं चलती है ना, आपने सुना होगा, ये हमारे मिड लैटिट्यूड्स वाले एरिया हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मिड लैटिट्यूड्स वाले एरिया है, आपने एक हवा का नाम सुना होगा जिसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं। अर्थ क्या है हमारा? चपटा हुआ है। तो जैसे इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ते हैं पोल्स की तरफ तो अर्थ ऐसे चिपकता है, और पोल्स इक्वेटर के आगे आते हैं तो चौड़ा होता है। तो वेस्टर्लीज जो होती है ना, वो हमारी इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ती हैं। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ती हैं तो जितना एरिया कम होता जाता है उतनी स्पीड उनकी बढ़ती जाती है। जब 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास पहुंचती हैं तो उन्हें रोरिंग 40s कहते हैं। 50 डिग्री लैटिट्यूड्स पे पहुंचती हैं तो उन्हें फ्यूरियस 50s कहते हैं। 60 डिग्री पे पहुंचती हैं तो उन्हें स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है। ठीक है, बहुत तेज स्पीड हो जाती है उनकी। तो 40 डिग्री के आसपास जो है, हाँ जी, तो इक्वेटोरियल आर्कटिक मिड लैटिट्यूड्स, हाँ जी, तो मिड लैटिट्यूड्स में बेसिकली जो है ये आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, रोरिंग स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड बिटवीन 40 and 50 कॉल्ड एज रोरिंग 40s। डंकन पैसेज कहां पर है? डंकन पैसेज, हम्म, देखो बेटा, आपने सुना होगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन पैसेज, ये 4 हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो होता है वो इंडिया और मालदीव्स को अलग करता है। डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइएगा कमेंट्स में कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। ठीक है, तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और डंकन पैसेज, चारों याद रखने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग? नर्मदा, माही, गोदावरी, ताप्ती। क्या बात है? तो कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? आपको मालूम है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा तो बहुत बड़ा है ईस्टर्न साइड में, तो तीसरा तो नहीं हो सकता। तीसरा नहीं हो सकता, गई। नर्मदा तो 500% है,
माही है, तापी है, तो 1 2 का 4 राइट आंसर, 1 2 का 4 राइट आंसर ए हो जाएगा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। The western coast ghats run close to the western coast, while the eastern ghats are more eroded and discontinuous. ठीक है, हाँ जी। तो देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये हमारा भारत, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ये जो एरिया है ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो है हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नैरोअर, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स बहुत चौड़े हैं। वेस्टर्न घाट्स रन क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट व्हाइल ईस्टर्न घाट्स आर मोर इरोडेड एंड डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है, क्यों इरोजन ज्यादा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 12 का राइट आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। निम्नलिखित में किसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है बोरॉन, कैडमियम, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है हैवी वाटर, D2O जिसे आप कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। विच लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में कौन सा नियम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ल्स लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 14। विच लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 14। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए इज द राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल में मौजूद है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या आयरन। हाँ जी, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोफिल में बेटा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। अच्छा बात है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल, इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। बात तो सही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होती है और कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। Which of the following included in the calculation of GDP at market prices? बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17। सब्सिडीज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए मार्केट प्राइस पे अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कैलकुलेट नहीं होते हैं। 17 का राइट आंसर बी है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 18। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, सो पीपल कैन बाई मोर विद द सेम मनी। क्या बात है भाई। देखो इन्फ्लेशन जब होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब होता है तो डिमांड जो है वो बढ़ती है, सप्लाई घटती है और परचेजिंग पावर घट जाती है। ठीक है, हाँ भाई, जब डिमांड बढ़ेगी तो चीजें महंगी होंगी, चीजें महंगी होंगी तो परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी घटेगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉल, बिल्कुल गलत है भैया। देख रहे हो डिमांड ज्यादा है तो प्राइस तो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली रिलेशंस विद द डिमांड होता है। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम है, अरे सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस भी कम है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सी इज द राइट आंसर, कि ए सही है, आर फॉल्स है। ठीक है, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट्स द एनबीएफसीज इन इंडिया। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, उनको कौन देखता है। देखो बेटा, हमारे देश में मनी मार्केट, मतलब चाहे वो एनबीएफसीज हो या बैंक हो, उनको रेगुलेट करने का अधिकार आरबीआई के पास है।
19 का राइट आंसर बी है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन, क्या है भैया? ये बड़ी यूनिक कंडीशन है, ये भारत जैसे देश में आपको देखने को मिलती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब देश में एक ही समय पर आई प्लस आर प्लस यू हो जाए, इन्फ्लेशन भी हो जाए, रिसेशन भी हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाए। तो इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन भी है, रिसेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो हाई इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेंट ग्रोथ, हाँ जी, ग्रोथ रुक जाती है बेटा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो IBACIO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी तैयारी पूरी नहीं है, तो आप हमारा ये बैच खरीद सकते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, आज ही लाइव हुआ है और मात्र 999 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं डिजिटल वेंचर्स की ऐप या वेबसाइट पर। कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपका जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स पूरा कवर्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं जो मात्र 199 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। विच इनिशिएटिव वॉज अनवील्ड बाई द सर्बानंद सोनोवाल टू स्टैंडर्डाइज पोर्ट ऑपरेशंस? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पोर्ट संचालन को मानकीकृत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? वन विजन वन पोर्ट इनिशिएटिव, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, पोर्ट हार्मनी इनिशिएटिव या मरीटाइम यूनिफिकेशन इनिशिएटिव? क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, आजकल आप देख रहे हैं हर चीज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, तो पोर्ट्स के लिए भी वही कर रहे हैं, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। सर्बानंद सोनोवाल हमारे जो हैं मिनिस्टर ऑफ फिशरीज पोर्ट्स हैं। ठीक है, पोर्ट ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया एमिंग ग्रेटर एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज द हार्पून दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल में ही समाचारों में आए हार्पून मिसाइल का प्रकार क्या है? एंटी शिप क्रूज मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल या नन ऑफ द अबव? हार्पून मिसाइल, क्वेश्चन नंबर 22 आपने सुना होगा। हार्पून मिसाइल जो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब सोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल विद रेंज ऑफ 90 से 240 किलोमीटर, डेवलप्ड बाय बोइंग एंड यूज्ड बाय ओवर 30 कंट्रीज। क्रूज मिसाइल है, एंटी शिप। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व क्षय रोग दिवस, हाँ जी, ट्यूबरकुलोसिस एक जमाना था जब लोग इससे मृत्यु हो जाती थी बेटा, बड़े बड़े लोग की मृत्यु इस बीमारी से हुई। अब तो बहुत ही आसान ट्रीटेबल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर बी। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। एक्सरसाइज इंदिरा इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज है इंद्र, हाँ जी, भारत और किस देश के बीच होती है? रशिया, जापान, इंडोनेशिया या श्रीलंका? तो एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंद्र, वो भारत और रूस के बीच में होती है। 2003 से है, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए। Which specific census was announced by PM Modi during the NBW meeting to be conducted in May 2024? NBWL बैठक के दौरान पीएम मोदी द्वारा मई 2024 में आयोजित किए जाने वाले किस विशेष जनगणना की घोषणा की गई? 10th टाइगर सेंसस, एलिफेंट सेंसस, एशियाटिक लायन सेंसस या राइनो सेंसस? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, हाँ जी, NBWL जो है उसकी मीटिंग में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भारत में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं ना, हाँ जी। गुजरात के गिर, जामनगर कभी जाइए, गुजरात में गिर मिलेगा, वहां पर एशियाटिक लायंस हैं। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर सी है। हु इनॉग्रेटेड द विविधता का अमृत महोत्सव इवेंट विच शोकेस्ड सदर्न इंडियाज कल्चरल हेरिटेज? विविधता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया जिसमें दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर? क्वेश्चन नंबर 26।
बहुत बढ़िया। विविधता का अमृत महोत्सव इवेंट, राइट आंसर सी है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। सी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हाँ जी, विविधता का अमृत महोत्सव। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किए गए इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एआई हार्वेस्ट, डेटा इंडिया एआई, एआई कोश या इंटेली डेटा सेट? नाम देख रहे हैं ना, डेटा सेट्स हैं जो लॉन्च किए गए अश्विनी वैष्णव द्वारा, तो डेटा सेट्स पूरा एक कोश है, तो इसका नाम ही है एआई कोश। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नहीं एआई कोश नहीं, हाँ एआई कोश ही था ना, सॉरी, हाँ एआई कोश, हाँ एआई कोश इज द राइट आंसर। इस What is the maximum subsidy percentage offered on high-end GPUs under the India AI Compute Portal? इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल के तहत उच्च स्तरीय जीपीयू पर अधिकतम कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 28। हाईएस्ट सब्सिडी जो है जीपीयू पर वो करीब 40% दी जाती है। जी हाँ, द एआई इंडिया कंप्यूट पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग ऑफरिंग अ सब्सिडी 40% हाई एंड जीपीयू टू एलिजिबल यूजर्स। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 6th बिम्स्टेक समिट? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? बिम्स्टेक जानते हैं ना, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें छठे सम्मेलन के हेड जो हैं वो है थाईलैंड इज द राइट आंसर। हाँ जी, 3 से 4 अप्रैल को हुई थी। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देता है, कहां उद्घाटन किया गया? दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम या मुंबई? क्वेश्चन नंबर 30। वर्ल्ड पीस सेंटर, हाँ जी, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपके गुरुग्राम, राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस? प्रारंभिक रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की? रायसीना देखो डायलॉग दिल्ली में होता है, सबको मालूम है, लेकिन यह रायसीना मिडिल कॉन्फ्रेंस जो है वो आबू धाबी में हुई, यूएई में, 28 जनवरी, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर चीफ गेस्ट, ऑर्गेनाइज बाय ओआरएफ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियाज एमईए फोकस्ड ऑन रीजनल ग्लोबल इंटीग्रेशन। Which state introduced the satellite township scheme for urban development? शहरी विकास के लिए किस राज्य ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या बिहार? सैटेलाइट टाउन्स होते हैं ना, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 32, इसको निकाला है बेटा कर्नाटका ने, हाँ जी। कर्नाटका अप्रूव द ग्रेटर बैंगलोर इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप फॉर डीकंजेस्ट बैंगलुरु कवरिंग 8032 एकड़ इन रामनगरा डिस्ट्रिक्ट। इट एम्स टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब बैंगलोर भाई साहब ओवर क्राउडेड हो चुका है, ठीक है, तो अब लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, सैटेलाइट टाउन, जैसे मुंबई में नवी मुंबई बना दिया गया ना, उसी तरह से, ठीक है, हाँ जी। विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज नाबफिड, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? नाबफिड की निगरानी कौन सा नियामक निकाय करता है? क्वेश्चन नंबर 33, राइट आंसर बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, हाँ जी। विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द पीएम श्रम योगी मानधन योजना? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? क्वेश्चन नंबर 34, हाँ जी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ जी। पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए जो एलआईसी मैनेज करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द गर्भ
इनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी, गर्भ इनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी किस संगठन ने लॉन्च की? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नीति आयोग, आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 35। इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। व्हाट इज ट्रोपेक्स 25 रिसेंटली सीन इन न्यूज? ट्रोपेक्स 25 हाल में समाचारों में है, क्या है? स्पेस मिशन, इंडियाज नेवीज बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, नन ऑफ द अबव। ट्रोपेक्स क्वेश्चन नंबर 36। ट्रोपेक्स जो है ये इंडियन नेवी का बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी करती है। जी हाँ, इंडियन नेवी की बाइनियल एक्सरसाइज है। यस। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम? राष्ट्रीय युवा संसद योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 37 ये जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने किया है। विच सिटी हाउसेस फोर्ट विलियम्स नाउ रीनेम्ड एज विजय दुर्ग? बिल्कुल सही है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा मुझे लगता है। फोर्ट विलियम्स, हाँ जी, इसको कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, हाँ जी, इसका नाम जो है ये अंग्रेजों ने बनाया था, अब इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। ठीक है, 38 का राइट आंसर डी है। SIG 716 राइफल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? SIG 716 राइफल का निर्माण किस देश में किया गया है? 39। राइट आंसर इज डी, यूनाइटेड स्टेट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल सरत? सर्च और रेस्क्यू एड टूल सरत के संगठन ने बनाया है? इसरो, डीआरडीओ, इनकॉइस या एनआईओ? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल सरत इसको बनाया है बच्चों इनकॉइस ने। हाँ जी, इनकॉइस जो गोवा में स्थित है। हाँ जी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन प्रिडिक्टिंग ड्रिफ्ट पैटर्न यूजिंग ओशियन डेटा। ठीक है, हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा संगठन है हमारे देश में ओशियानिक स्टडीज के लिए। ये हो गया भैया हमारे 40 क्वेश्चन। अपने मार्क्स जरूर शेयर करिए, बताइए मुझे कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा बैच आपके लिए लाइव है। मात्र 999 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अंग्रेजी डॉक्टर अमित सिसोदिया, रीजनिंग प्रशांत सर, मैथ्स दीपेंद्र सर, साइंस समीर सर, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी अभिषेक सर, पॉलिटी हिस्ट्री और आपका जो करंट अफेयर्स है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो 199 में IB ACIO की और 199 में IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हैंड रिटन नोट्स भी खरीद सकते हैं अगर आप नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699 पे कॉल कर लेना यार, व्हाट्सएप कर लेना अगर कोई परेशानी है। अपने मार्क्स जरूर शेयर करना, ठीक है। हाँ जी, तो भाई हम लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने IB ACIO के 3 सेट करा दिए हैं, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के 3 सेट करा दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बड़ी क्लासेस भी दे रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लासेस प्लस सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कराए हैं। अब जल्दी ही मैं हिस्ट्री भी आपको इसी हफ्ते करा दूंगा। बस भाई लगे रहो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो बेहतर से बेहतर चीज़ें हों वो आपको दी जाएं ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।